शुभ संध्या आप सभी को। सजग क्लासेस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। वाक्य शुद्धि हम लोग देख रहे थे, और वाक्य शुद्धि की ये आज अंतिम क्लास है। और वाक्य शुद्धि तो लगभग खत्म हो चुकी है, लेकिन हम लोग इसको इसी में विराम चिन्ह को ला दिए थे और विराम चिन्ह के बारे में पढ़ रहे थे। तो विराम चिन्ह में कुछ विराम चिन्ह हम लोग देख चुके हैं, और कुछ जो है जो महत्वपूर्ण है, जैसे एकल आवरण, एकल अवतरण, दोहरा अवतरण, ये सब देख लिए थे। पूर्ण विराम देख लिए थे। आज सबसे पहले देखें कि अल्प विराम का प्रयोग कहाँ होता है। अल्प विराम का प्रयोग, तो अल्प विराम की अगर बात करें, जिसको आप लोग कॉमा बोलते हैं अंग्रेजी में, तो ये है अल्प विराम। अल्प विराम का प्रयोग कल ऐसे समझा दिए थे इसमें कि अल्प विराम का प्रयोग कहाँ करते हैं, लेकिन आज इसके बारे में कुछ बातें लिख लीजिए कि अल्प विराम का प्रयोग कहाँ करते हैं। देखिए, अगर वाक्य में एक ही प्रकार के पद आए और उसको अलग अलग दिखाने के लिए इसका प्रयोग होता है। पहला नंबर ये लिखिए कि वाक्य में एक ही प्रकार के पदों को, वाक्य में एक ही प्रकार के पदों को अलग अलग करने हेतु, अलग अलग करने हेतु इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। जैसे अगर समझिए तो स्पष्ट हो जाएगा। जैसे जैसे मान लीजिए कि राम ने आम, अमरूद, केले और अनार खरीदे। ठीक है, तो राम ने, देखिए आम, अमरूद, केले, अनार क्या है? फल हैं। तो आम अमरूद के बीच में क्या होगा? यहाँ पे आम अमरूद केले के बीच में क्या हो जाएगा? कॉमा का प्रयोग हो जाएगा। आम और अमरूद के बीच में क्या हुआ कि यहाँ पे कॉमा का प्रयोग हुआ। पहला प्रयोग तो यहाँ हुआ कि वाक्य में एक ही प्रकार के पदों को जब अलग अलग करते हैं तो वहां पे अल्प विराम का प्रयोग होता है। दूसरी बात, अगर किसी वाक्य में उपवाक्य हो तो उपवाक्य को अलग करने हेतु इसका प्रयोग होता है। नंबर 2 में, वाक्य में उपवाक्यों को अलग करने हेतु, वाक्य में अगर कोई उपवाक्य, उपवाक्य का मतलब एक छोटा वाक्य जो उसमें लगा हो, उसको अलग करने हेतु इसका प्रयोग करते हैं। हेतु जैसे, प्रयोग जैसे जैसे हवा चली, हवा स्त्रीलिंग शब्द है, हवा चली, कॉमा लग जाएगा अर्थात अल्प विराम। पानी वर्षा, पानी वर्षा और, हवा चली, पानी वर्षा और ओले गिरे, और ओले गिरे। इस वाक्य में देखिए कि पानी बरसा और हवा चली, हवा चली, पानी बरसा और ओले गिरे। तो यहाँ पे पानी बरसा और ओले गिरे एक वाक्य है, और इधर क्या हुआ? हवा चली एक उपवाक्य हो गया, छठा छोटा वाक्य। तो उपवाक्य को वाक्यों से अलग करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। यहाँ भी अल्प विराम का प्रयोग हुआ, ऊपर में भी देखिए यहाँ भी अल्प विराम, यहाँ भी अल्प विराम का प्रयोग हुआ। और लिखिए नंबर 3 में, अस्तु, हाँ, अस्तु हाँ, के पश्चात, पश्चात मतलब बाद, अस्तु हाँ के पश्चात, के पश्चात अल्प विराम का प्रयोग होता है। अस्तु पश्चात के पश्चात अल्प विराम का प्रयोग होता है, प्रयोग होता है, होता है। जैसे अगर देखें कि कैसे इसका प्रयोग करते हैं, अस्तु और पश्चात, अस्तु मतलब हाँ, जैसे अगर इसका प्रयोग किए
तो लिख सकते हैं हाँ, कॉमा लग जाएगा, तुम, हाँ तुम जाओ, बन गया। अब हाँ तुम जाओ, तो हाँ या अस्तु तुम जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे हाँ या अस्तु के पश्चात अल्प विराम का प्रयोग होगा, और यहाँ हाँ और अस्तु था तो दोनों दो शब्द है, इसको अलग करने के लिए यहाँ पे इसका प्रयोग किया गया। और देखिए कितना पॉइंट हुआ इसमें, तीन, तीन लिख लिए। और नंबर 4 में लिखिए उद्धरण चिन्हों, उद्धरण चिन्हों, उद्धरण चिन्हों से पहले अल्प विराम का प्रयोग होता है। उद्धरण चिन्हों से पहले अल्प विराम का प्रयोग होता है, प्रयोग होता है। जैसे, कैसे करेंगे इसका प्रयोग, जैसे उद्धरण चिन्ह, ठीक है, उद्धरण चिन्ह अब कोई भी होगा, तो जैसे उद्धरण चिन्ह में लिखे तो उसने कहा, उसने कहा, तो उद्धरण चिन्ह लगाएंगे अर्थात इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, ऊपर ऊपर में जो डबल अवतरण चिन्ह होता है उसी को लगाते हैं। उसने कहा, क्या कहा, मैं तुम्हें नहीं जानता, ठीक है, यहाँ पर ये चिन्ह लगा दिए। तो उसने कहा के पश्चात जब उद्धरण चिन्ह हुआ तो क्या हुआ, उद्धरण चिन्हों से पहले अल्प विराम का प्रयोग, उद्धरण चिन्ह कहाँ लगा, यहाँ ऊपर में लग गया, तो यहाँ पे लग जाएगा कॉमा। आ गई बात समझ में, कि उद्धरण चिन्ह जब ये दोनों, कि मैं तुम्हें नहीं जानता, इसके ऊपर में उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया गया, इधर और उधर, मतलब बंद किया गया ब्रैकेट से, तो इससे पहले क्या लग जाएगा, कॉमा अल्प विराम का चिन्ह लग जाएगा, क्योंकि उद्धरण चिन्हों से पहले अल्प विराम का प्रयोग होता है। एक बात ये हो गई। चलिए समय सूचक शब्दों को अलग करने के लिए भी अल्प विराम का प्रयोग होता है, ये भी लिख सकते हैं। समय सूचक शब्दों को, समय सूचक शब्दों को अलग करने के लिए, अलग करने के लिए भी इसका प्रयोग होता है, इसका प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, तो अल्प विराम का। समय सूचक शब्दों को अलग करने के लिए भी इसका प्रयोग होता है, इसका प्रयोग होता है। जैसे, जैसे अगर देखें तो लिख सकते हैं, आज कौन सा दिन है जी, गुरुवार। चलिए, जैसे गुरुवार, कितना तारीख है आज, तारीख कितना है जी, 6 होगा ना, आज की 7 है, 6, गुरुवार 6 फरवरी, गुरुवार 6 फरवरी कौन सा साल है, 2025। अब देखिए यहाँ भी अलग अलग करने के लिए यहाँ पे इसका चिन्ह का प्रयोग हुआ। अगर एक ही साथ लिखेंगे तो यह शुद्ध रहेगा, लेकिन अगर, हाँ इसमें ऑबली भी लगा सकते हैं, ये वाला चिन्ह भी लगा सकते हैं, ठीक है, ये वाला चिन्ह भी लगा सकते हैं, और कॉमा भी लगा सकते हैं। तो इस प्रकार के शब्दों में यहाँ भी इसका अल्पविराम का प्रयोग होता है। पत्र लेखन में संबोधन के पश्चात भी इसका प्रयोग होता है। नंबर 6 में लिखिए, पत्र लेखन में संबोधन के पश्चात, ये संबोधन के बाद या पश्चात लिख सकते हैं, पत्र लेखन में संबोधन के पश्चात भी इसका प्रयोग होता है, इसका प्रयोग होता है। जैसे, कैसे इसका प्रयोग होगा, तो देखिए संबोधन के पश्चात, तो जिसे हम लिखे तो पूजनीय पिताजी, पूजनीय पिताजी। अब यहाँ पर हम लिखेंगे तो यहाँ पे कॉमा लगेगा, और नीचे क्या लिखाएगा, सादर प्रणाम या सादर चरण स्पर्श, सादर चरण स्पर्श। यहाँ
आके ये लाइन खत्म हो गया। तो यहाँ पे पूर्ण विराम लगा, लेकिन पूजनीय पिताजी अब संबोधन के पश्चात भी क्या लगा, कॉमा का चिन्ह यानी अल्प विराम का चिन्ह यहाँ पे लग गया। आई बात समझ में? तो इसका प्रयोग इतने रूपों में हम लोग अल्प विराम का कर सकते हैं और पर्याप्त भी है। इतनी जानकारी आप लोगों के लिए अल्प विराम के लिए। अल्प विराम के बारे में आप लोग को 6 प्रयोग बता दिए। अल्प विराम के पश्चात और कुछ बचा है क्या इसमें? अर्ध विराम बचा हुआ है ना, अर्ध विराम को देख लीजिए। लिखिए अगला, अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ करते हैं? नंबर 2 आज का, अर्ध विराम। इसका चिन्ह क्या था अर्ध विराम का? एक बिंदु और एक कोमा का प्रयोग। इसका प्रयोग कहाँ होता है अर्ध विराम का, वो देख लीजिए। लिख सकते हैं इसमें कि जहां अल्प विराम, जहां अल्प विराम की तुलना में, जहां अल्प विराम की तुलना में थोड़ा ज्यादा रुकना हो, थोड़ा ज्यादा रुकना हो, जहां अल्प विराम की तुलना में थोड़ा ज्यादा रुकना हो, वहां अर्ध विराम का प्रयोग होता है। वहां अर्ध विराम, वहां अर्ध विराम का प्रयोग होता है। जैसे से समझिए तो स्पष्ट हो जाएगी। जैसे जैसे देखिए, अगर कहीं भी किसी वाक्य में अल्प विराम की अपेक्षा, मतलब थोड़ा रुकने की अपेक्षा उससे ज़्यादा और रुकना हो, तो वहाँ भी इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे इसका प्रयोग लिख सकते हैं कि जो पेड़ को पत्थर मारते हैं, जैसे जो पेड़ को पत्थर मारते हैं, जो पेड़ को पत्थर मारते हैं, यहाँ पे रुकना है थोड़ा ज़्यादा, तो यहाँ पे लग गया वे उन्हें भी फल देते हैं। जो पेड़ को पत्थर मारते हैं, यहाँ पे लग गया अर्ध विराम, वे उन्हें भी पत्थर मारते हैं। एक वाक्य और लिखिए, एक उदाहरण, उदाहरण नंबर 2 में लिखिए, राम पढ़ता रहा, राम पढ़ता रहा, राम पढ़ता रहा, सूर्य रुपेश, राम पढ़ता रहा, रुपेश खेलता रहा। इस वाक्य में भी अल्प विराम का प्रयोग हुआ। राम पढ़ता रहा, यहाँ अलग क्रिया हो रही है और यहाँ अलग क्रिया हो रही है, तो यहाँ पे अल्प विराम की अपेक्षा हमें और अधिक समय लगा, क्योंकि राम पढ़ता रहा, क्रिया बदली, उसके बाद फिर करता आ गया, तो यहाँ भी हम लोग का किसका प्रयोग किए, यहाँ भी हम लोग अर्ध विराम का प्रयोग किए। उपयुक्त है। इसके बाद अगर किसी वाक्य में सर्वनामिक विशेषण हो, तो सर्वनामिक विशेषण में भी इसका प्रयोग होता है। सर्वनामिक विशेषण क्या कहलाता है कि जो आया है सो जाएगा, और जैसी करनी वैसी भरनी। अगर सर्वनामिक विशेषण का कोई वाक्य हो, तो सर्वनामिक विशेषण के वाक्यों में भी हम लोग अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे कि जैसी करनी वैसी भरनी, तो जैसी करनी के पश्चात क्या लगेगा, अर्ध विराम लगेगा, फिर आ जाएगा वैसी करनी। जो आया है अर्ध विराम, फिर सो जाएगा, तो इसका प्रयोग हो गया। तो लगभग इन सभी चीज़ों में आप लोग को ये महत्वपूर्ण चीज़ों का पता चल गया जो कल छूट चुका था। तो इस क्लास में वाक्य शुद्धि तो हम लोग पढ़ रहे थे, और वाक्य शुद्धि में हम लोग विराम चिन्ह को ले आए थे कि विराम चिन्ह से संबंधित कैसी अशुद्धियां हो सकती है, और विराम चिन्ह की जो अशुद्धियां थी उसको जानने के लिए कि विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है वो जानना आवश्यक था।
क्योंकि जब तक विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं जानेंगे तब तक उससे संबंधित अशुद्धियां हम लोग करते रहेंगे। तो इस प्रकार की अशुद्धियां हो गई विराम चिन्ह वाली। अब विराम चिन्ह की से संबंधित जो अशुद्धियां थी वो अब ठीक हो जाएगी। ठीक है, इसके पश्चात हम लोग और कुछ विराम जो अशुद्धियां थी वो देख चुके थे। वचन, विशेषण, अधिक पद संबंधी, न्यून पद संबंधी, कारक संबंधी, क्रिया संबंधी, ठीक है, सर्वनाम संबंधी, ये सभी चीज में जो अशुद्धियां हो रही थी वो लगभग सभी क्लासों में हो चुकी थी। एक आप लोग बोल रहे थे कि कल की एक सर एक छूट गई है जो संज्ञा संबंधी अशुद्धि थी। तो संज्ञा संबंधी अशुद्धि भी आज कर ही लीजिए, क्यों छोड़िएगा उसको। अगर संज्ञा संबंधी अशुद्धि है तो उसको थोड़ा सा देख लीजिए। तो और क्लास भी आज समाप्त हो जाएगी। ये जो क्लास है ये वाक्य शुद्धि वाली, तो ये क्लास भी आज समाप्त हो जाएगी। तो इसमें लिख लीजिए संज्ञा संबंधी अशुद्धि और इसको फ्री कीजिए। संज्ञा संबंधी अशुद्धियां, इसी के साथ ये क्लास भी आज समाप्त हो जाएगी। इसके उदाहरण को देख लीजिए। तो संज्ञा संबंधी में ये जानना है कि इसमें अशुद्धियां कहाँ होती है और किस प्रकार होती है। तो जब संज्ञा है अर्थात संज्ञा का नाम मतलब क्या हुआ, कोई भी नाम। तो किसी प्रकार के नाम में अगर कोई अशुद्धियां होती है तो वो संज्ञा संबंधी अशुद्धि कहलाती है। जैसे एक वाक्य लिखे कि मैं तुमसे रविवार के दिन मिलूंगा। मैं तुमसे रविवार के दिन मिलूंगा। रविवार के दिन मिलूंगा। अगर इस प्रकार के वाक्य हैं तो ये क्या है, अशुद्ध है। अशुद्ध है क्यों, क्योंकि रविवार के दिन नहीं, रविवार को मिलेंगे। तो सही क्या हो जाएगा, सही होगा कि तुमसे मैं तुमसे रविवार को मिलूंगा। मैं तुमसे रविवार के दिन नहीं, रविवार को मिलूंगा। ये वाक्य हुआ अब शुद्ध। इसी प्रकार देखिए तुम गीता की पुस्तक पढ़ो, यहां भी संज्ञा संबंधी अशुद्धि है। तुम गीता की पुस्तक पढ़ो। तुम गीता की पुस्तक पढ़ो। अब देखिए गीता खुद एक पुस्तक है। हालांकि गीता को ग्रंथ कहना चाहिए, पुस्तक नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जो किसी भी धर्म से संबंधित हो और पवित्र हो उसे ग्रंथ कहा जाता है, पुस्तक नहीं कहा जाता है। तो ये वाक्य क्या है, अशुद्ध है। शुद्ध क्या हो जाएगा, तुम गीता पढ़ो। तुम गीता पढ़ो, क्योंकि गीता एक संज्ञा है, तो तुम गीता पढ़ो। तुम गीता की पुस्तक पढ़ो नहीं, बल्कि तुम गीता पढ़ो। ये वाक्य हुआ शुद्ध। और एक दो ठो देख लीजिए। तुम्हारे आने से, नंबर 3 में, तुम्हारे आने से, तुम्हारे आने से, तुम्हारे आने से मेरा मन गदगद हो गया। मेरा मन गदगद हो गया। इस वाक्य को देखिए तो ये फिर वाक्य है, ये कैसी है, शुद्ध है या अशुद्ध है, देख लीजिए एक बार। तुम्हारे आने से मेरा मन गदगद हो गया, ये तो शुद्ध वाक्य है ना। अशुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य क्या होगा, तुम्हारे आने से मैं गदगद हो गया, मेरा नहीं। तुम्हारे आने से मैं गदगद हो गया। तुम्हारे आने से मैं गदगद हो गया। ये हुआ अब शुद्ध वाक्य। तो इस प्रकार की जो अशुद्धियां होती है वो कहलाती है संज्ञा संबंधी अशुद्धियां। चलिए एक वाक्य और लिखिए, इसको ठीक कीजिए। तो
वाक्य लिखिए कि प्रेम करना प्रेम करना तलवार की नोक पर तलवार की नोक पर प्रेम करना तलवार की नोक पर चलने के बराबर है। चलने के बराबर है। इस वाक्य ये शुद्ध है या अशुद्ध है, इसकी परख कीजिए और बताइए कि ये वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध है। अगर अशुद्ध है तो शुद्ध कीजिए, और अगर सही है तो सही है। सही है। अरे अशुद्ध है। अशुद्ध क्यों है कि तलवार की नोक नहीं होती है, तलवार की धार होती है। शुद्ध क्या हो जाएगा? हो जाएगा प्रेम करना तलवार की धार पर चलने के बराबर है। ये हुआ शुद्ध और हो गया समाप्त। तो वाक्य शुद्धि की जो क्लास थी वो हो गई समाप्त। अब वाक्य शुद्धि में कुछ बचा नहीं है और काफ़ी लंबी क्लास चली है वाक्य शुद्धि की। ठीक है, वाक्य शुद्धि की क्लास और भी लंबी हो गई क्योंकि विराम चिन्ह जब पढ़ाने लगे तो विराम चिन्ह में जो भी महत्वपूर्ण चिन्ह थे और जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं अनेक परीक्षाओं में, वो आप लोग को पढ़ा दिए हैं। तो विराम चिन्ह भी लगभग समाप्त हो चुका है और संज्ञा संबंधी कुछ थे त्रुटियां जो आप लोग का छूटा हुआ था वो बता दिए। अब इसमें कुछ क्लास में छुट्टी नहीं है तो वाक्य शुद्धि भी हो गया समाप्त। यानी व्याकरण की क्लास में जो वाक्य शुद्धि चल रहा था वो समाप्त हो गया। पर्यायवाची समाप्त हो गए, अनेक शब्दों के लिए सब समाप्त हो गए, समास संधि ये सब समाप्त हो चुके हैं। आज वाक्य शुद्धि भी समाप्त हो चुका है। अब किसी क्लास में हम लोग उपसर्ग प्रत्यय की बात करेंगे। अगले क्लास में उपसर्ग प्रत्यय या अन्य कोई टॉपिक देखेंगे जो संबंधित किससे हो, जो संबंधित हो व्याकरण से। व्याकरण में व्याकरण की क्लास रहती है, जैसे प्लेलिस्ट में जाते हैं सजग क्लासेस के प्लेलिस्ट में, सजग क्लासेस के प्लेलिस्ट में जाते हैं, सजग क्लासेस हिंदी। तो इसके प्लेलिस्ट में जब जाते हैं प्लेलिस्ट में तो प्लेलिस्ट मिलता होगा, एक मिलता होगा हिंदी व्याकरण और एक मिलता होगा हिंदी साहित्य का इतिहास। तो हिंदी व्याकरण के प्लेलिस्ट में सिर्फ व्याकरण की क्लास मिलती होगी और हिंदी साहित्य के इतिहास में आपको आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, उपन्यास साहित्य, निबंध साहित्य, ठीक है, ये सभी चीज़ों की क्लास मिलती होगी। प्लेलिस्ट दो ही है, ज़्यादा नहीं है। तो दोनों प्लेलिस्ट में अब जिसको जहाँ से देखना होता है वो बच्चे वहाँ से देखते हैं और वहाँ से पढ़ते हैं। और जब भी आप लोग को देखना हो तो किसी भी चीज़ का क्लास संख्या 1 से देखें। किसी भी चीज़ का देखना हो तो क्लास संख्या 1 से देखें। ठीक है, ऐसा नहीं कि पहले क्लास 4 देख लिए फिर 3, नहीं, वो 1 से देखेंगे। तो जो क्लास 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, इस तरह से बच्चे देखते हैं, उनका हमेशा नया रहता है, उनके लिए कुछ पुराना नहीं है। व्याकरण में और साहित्य में कुछ बदलता नहीं है। अगर 1 नंबर के बाद 2 नंबर, 2 के बाद 3 नंबर, 3 नंबर के बाद 4 नंबर, इस सीक्वेंस में अगर क्लास आप देख रहे हैं तो आपके लिए नया है और वो 0 लेवल से हो जाएगा। लेकिन अगर पहले आप 3 नंबर या 4 नंबर देखना शुरू किए तो फिर लिख नहीं पाइएगा। 1 नंबर को देखिए, उसको लिखिए, फिर 2 नंबर को देखिए, फिर 3 नंबर को, फिर 4 नंबर को देखिए। तो ये देखने का सही तरीका होता है। कोई भी क्लास हो, चाहे वो साहित्य की हो या व्याकरण, सब में क्लास संख्या लिखा है, तो उस क्लास को क्रम से देखिए। ठीक है, एक सिस्टमेटिक ढंग से देखेंगे तो वो समझ में आएगी और अच्छे से समझ भी सकते हैं और किसी को समझा भी सकते हैं, किसी को बता भी सकते हैं। लेकिन जब खुद ही उल्टा पुल्टा देखेंगे तो दूसरे को क्या समझाएंगे। तो इस क्लास में इतना ही। अब अगले क्लास में किसी अन्य चैप्टर के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।